हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आइडियल ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों में हेल्पफुल होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन द डीसी सप्लाई बिकॉज देयर इज नो नीड टू चेंज द डीसी वोल्टेज, ए डीसी सर्किट हैज मोर लॉसेज, Faraday's law of electromagnetic induction are not valid since the rate of change of flux is zero cannot be determined। तो देखिए हमारे पास ट्रांसफार्मर है, इसके प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये अल्टरनेटिंग होता है तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग करंट जाती है जिससे यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होता है और वो फिर फ्लक्स इस सेकेंडरी से लिंक होके यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस करता है और फिर वो करंट में लोड को सप्लाई करता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये कह रहा है कि ये डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज का मतलब यहाँ पे करंट जो है वो भी कांस्टेंट होगी। अब इतना हैवी वोल्टेज है और इस इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज इतना हाई लगाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट जाएगी। I = V/R। अगर आप 220 वोल्ट लगा दिए और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 1 ओम है, बहुत कम होता है, तो बहुत ज़्यादा हैवी करंट फ्लो करेगी और हमारा ये वाइंडिंग जल भी सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज इनफाइनाइट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस। तो दोस्तों कह रहा है कि जो ये इंडक्टेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी का वो कह रहा है इनफाइनाइट होगा आइडियल केस में। बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों? देखिए आइडियल की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा और प्रैक्टिकल केस में आर की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, लेकिन इंडक्टेंस आपका इनफाइनाइट नहीं होता है। ठीक है, इंडक्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा बल्कि ये फाइनाइट वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग आपकी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कह रहा है कि कितना रेजिस्टेंस होगा, है ना, यहाँ के बीच की बात कर रहा है। ऑप्शंस हैं 0, वेरी स्मॉल, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इनफाइनाइट। तो दोस्तों देखिए ये दोनों कॉइल्स आपस में मैग्नेटिकली कपल होते हैं, इलेक्ट्रिकली कपल नहीं होते हैं, इनके बीच में एयर स्पेस होता है। तो हम कहेंगे यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पूछ रहा है इसमें से क्या करेक्ट है। नो लॉसेज एंड मैग्नेटिक लीकेज, interleaved primary and secondary winding, a common core for its primary and secondary winding, core of stainless steel and winding of pure copper metal। तो देखते हैं, कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए बताना है। तो देखिए आपके पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इसमें क्या होता है, जब एक कोर पे बंधा रहता है, ये जो कोर होता है जिस पे कोर पे लपेटा होता है, तो इस कोर में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ऐसे जाता है। तो आइडियल अगर नहीं है तो क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा फ्लक्स लीक कर जाता है, बाहर बह जाता है। लीक का मतलब ये, लीकेज का क्या मतलब है, लीक करना कोई चीज़ क्या होता है, कहीं से थोड़ा सा बह गया, रिस गया। ठीक है, तो ऐसे फ्लक्स भी जब इस कोर में रहता है तो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लीकेज फ्लक्स। लेकिन वो होता है प्रैक्टिकल केस में। आइडियल केस में ये लीकेज कितना हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, और लॉसेज की बात कर लें तो वो भी 0 होता है। इसमें आइडियल केस में ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो लॉस एंड मैग्नेटिक लीकेज। अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट ए लोड सच दैट कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस, कॉपर लॉस लेस देन आयरन लॉस, कॉपर लॉस ग्रेटर देन आयरन लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बच्चों इसका आंसर है ए। देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी हमें पता है ट्रांसफार्मर की तभी आती है जिस समय कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है, कोई भी एक ज़्यादा कोई कम है, तो उस केस में हमेशा इफिशियंसी मैक्सिमम से कम ही आएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज इनकरेक्ट। गलत पूछा है। क्या है, ट्रांसफार्मर इज हैविंग ए टर्न रेशियो ऑफ 1:2। टर्न रेशियो का मतलब है N1/N2 की वैल्यू दिया है 1/2। ड्रॉइंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर मीन्स करंट I1 की वैल्यू दिया है 10 एम्पियर फ्रॉम 200 वोल्टेज AC सोर्स मीन्स V1 की वैल्यू दिया है 200 वोल्ट। सप्लाई इज इनकरेक्ट। क्या है इनकरेक्ट, देखिए इट्स ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखिए
N1 अपॉन N2 जो होता है वो हमें पता है क्या है, V1 अपॉन V2 होता है। अब देखिए N1 अपॉन N2 की वैल्यू है 1/2, V1 है आपका 200, तो यहाँ पे V2 की बात कर लें तो V2 कितना आ जाएगा 400, है ना। तो V2 400 आ रहा है, इसका मतलब देखिए इट्स सेकेंडरी वोल्टेज 400 होगा और इट इज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इसका मतलब बी वाला भी ऑप्शन सही है और ए वाला भी ऑप्शन सही है। इट्स रेटिंग इज 2 kVA, ठीक है, रेटिंग केवीए में बात कर रहा है। तो देखिए V1 की वैल्यू कितनी है 200, I1 की वैल्यू है 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 मीन्स इतना VA, या इसको KVA में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 2 kVA। इसका मतलब ये भी दिया है सही कि इसकी रेटिंग है 2 kVA, लेकिन यहाँ पे सही नहीं पूछा था क्या गलत है, इनकरेक्ट बताना था। तो इनकरेक्ट क्या है, इट्स सेकेंडरी करंट इज 20 एम्पियर। अब ये भी चेक कर लीजिए कि 20 एम्पियर करंट होगी या नहीं होगी। तो देखिए V1 अपॉन V2 जो होता है वो रिवर्स होता है, इनवर्स किसके होता है, मीन्स I2 अपॉन I1 के होगा। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी है, V1 था आपका 200 और V2 था 400, करंट I1 जो थी वो कितनी है 10 है, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 और ये 10 जाएगा ऊपर, 10/2 मीन्स 5 एम्पियर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया है 20 एम्पियर, ठीक है, तो होना चाहिए 5 एम्पियर, यहाँ दिया है 20 एम्पियर, इसका मतलब ये क्या है गलत है। तो यही गलत वाला हमारे लिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है आइडियल ट्रांसफार्मर कोर हैज परमिएबिलिटी इक्वल टू, परमिएबिलिटी दोस्तों कितनी होती है इसकी, आइडियल ट्रांसफार्मर की इनफाइनाइट होती है। अब ये परमिएबिलिटी इसकी इनफाइनाइट क्यों होती है, देखिए अगर परमिएबिलिटी इसकी इनफाइनाइट है तो कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करना है हमें, उसके लिए क्या कितने करंट की जरूरत पड़ेगी, जो मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं वो मैग्नेटाइजिंग करंट आइडियली कंडीशन में 0 की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि आइडियल के केस में इनफाइनाइट परमिएबिलिटी होगी। अगला क्वेश्चन है टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए अभी मैंने बताया था कि टर्न रेशियो मीन्स N1/N2 इज इक्वल टू होता है V1 अपॉन V2 और ये होता है I2 अपॉन I1। अगर ये क्वेश्चन आपको याद है तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। देखिए दिया है रेजिस्टेंस रेशियो, करंट रेशियो, वोल्टेज रेशियो नॉट प्रोपोर्शनल टू एनी वन। तो दोस्तों देखिए N1 अपॉन N2 और यहाँ है V1 अपॉन V2, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज रेशियो के। करंट रेशियो की बात करेंगे तो इनवर्स रेशियो में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टर्न रेशियो। फिर से वही क्वेश्चन, करंट रेशियो एंड टर्न रेशियो आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ से देख सकते हैं करंट रेशियो और टर्न रेशियो एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं, तो इसका मतलब ये आंसर सही हो गया पहला वाला ही कि करंट रेशियो और टर्न रेशियो इनवर्स होता है। और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ लीजिए करंट रेशियो इज एग्जैक्टली सेम एज द वोल्टेज रेशियो, नहीं, करंट रेशियो इज एग्जैक्टली सेम एज द टर्न रेशियो, ये भी गलत है, वोल्टेज रेशियो एंड टर्न रेशियो आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये भी गलत है। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों इनवर्स होते हैं, बी सी और डी गलत है। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसफॉर्म्ड इन द आइडियल ट्रांसफार्मर विद टर्न रेशियो ए। देखिए टर्न रेशियो ए दिया हुआ है, मीन्स N1 अपॉन N2 की बात कर लें तो ये दिया है ए है, तो कह रहा है पावर कितना ट्रांसफर होगा, है ना, पावर ट्रांसफॉर्म मीन्स प्राइमरी से सेकेंडरी में कितनी पावर जाएगी, ठीक। तो पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर टाइम्स प्राइमरी, मतलब जितना प्राइमरी का पावर है उसका ए स्क्वायर टाइम्स जाएगा सेकेंडरी में पावर कह रहा है। सेकंड ऑप्शन में ए टाइम्स प्राइमरी, थर्ड ऑप्शन में प्राइमरी पावर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है प्राइमरी पावर। तो दोस्तों हमें पता है कि जितना पावर इनपुट पे देते हैं उतना ही पावर हमारे ट्रांसफार्मर के आउटपुट से मिलता है, ये ना तो पावर को कम करेगा ना ज़्यादा करेगा। क्यों, देखिए यहाँ है वोल्टेज V1, यहाँ है वोल्टेज V2, यहाँ है करंट I1, यहाँ है करंट I2। अब वोल्टेज और करंट को मिला के मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है पावर, तो यहाँ जो पावर P था वही पावर P यहाँ मिलता है। अब देखिए वोल्टेज अगर बढ़ा देते हैं आप, है ना, ये वोल्टेज जब यहाँ पे आया V2 बढ़ गया तो क्या होता है, ये जो करंट थी ये घट जाती है ना, और अगर वोल्टेज को आप कम करते हैं तो करंट बढ़ जाती है। मीन्स इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है V1 I1 ये इक्वल टू होता है V2 I2 के हमेशा इक्वल।
यहीं से तो हम लोग निकालते हैं कि V1/V2 इक्वल्स टू I2/I1 होता है। तो ये पावर को कभी नहीं ट्रांसफॉर्म करता है ट्रांसफार्मर, है ना। ये एम्पलीफायर नहीं है, पावर नहीं चेंज करेगा, सिर्फ क्या चेंज करेगा, या तो वोल्टेज चेंज करेगा, और वोल्टेज चेंज करेगा तो करंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।